तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार। कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत करती हूँ मैं यानी किरण जुनेजा। हम होंगे कामयाब एक दिन, बहुत ही प्यारा गाना है और आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया है। तो आइए देखते हैं एवी। मशहूर एक्टर मुराद साहब के घर इस दौर के जाने माने चरित्र अभिनेता और खलनायक रजा मुराद का जन्म हुआ। घर में पूरा का पूरा फिल्मी माहौल और फिल्म इंडस्ट्री में मुराद साहब के संबंध होने के बावजूद रजा मुराद फिल्मों में काम पाने से पहले पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग की ट्रेनिंग लेने लगे। शुरुआती दौर में छोटे छोटे रोल्स करने वाले रजा मुराद को सन 1971 में आई फिल्म नमक हराम से अपनी विशेष पहचान मिली। उसके बाद कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हुए रजा मुराद ने मशहूर आर.के. बैनर की कई फिल्मों में यादगार रोल्स किए, जैसे प्रेम रोग, हिना, राम तेरी गंगा मैली वगैरह वगैरह। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने धर्मजीत, टाकरा और जट्ट पंजाबी जैसी पंजाबी फिल्मों में भी अहम भूमिकाएं निभाईं। पंजाबी फिल्मों के लिए उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। इस समय भी रजा मुराद कई फिल्मों एवं धारावाहिकों में अभिनय कर रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ उनके जबरदस्त संघर्षों से भरे कोशिश से कामयाबी तक के सफर पर। तो ये थे रजा मुराद। आइए अब उनसे मिलते हैं और कुछ बातें करते हैं। रजा जी। नमस्कार। नमस्कार। आपकी आवाज बहुत अच्छी है। आपको देखकर तो मेरी आवाज बोलती बंद हो रही है। आइए बैठिए। कलर बहुत अच्छा लग रहा है रजा जी। इस कलर को देख के मुझे लगता है कि आपको जिंदगी में रंग बहुत पसंद है। हाँ, जिंदगी बेरंग नहीं होनी चाहिए। हाँ। ये जितने भी कलर्स हैं, मेरा कोई कसूर नहीं है। ये मेरी बीवी मोहतरमा जी ये तमाम कलर्स चूज करती हैं और मैं एक ओबीडियंट पत्नी व्रता पति की तरह जो पहनाती हैं मैं पहन देता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी बीवी की इतनी बात सुनते हैं आजकल, वरना कहाँ। जी हाँ, बिल्कुल, और सुननी भी चाहिए। किरण, एक कहावत है कि 99.9% लोग अपनी बीवियों से डरते हैं और 0.1% जो कहते हैं कि हम बीवियों से नहीं डरते हैं, वो झूठ बोलते हैं। वो परमिशन लेके बोलते हैं। वो झूठ बोलते हैं। अच्छा। आई विश ये सच होता, बट एनीवे हमारे पास बहुत और बातें हैं करने के लिए। तो सबसे पहले थोड़ा कन्वेंशनली लगता है लेकिन तो भी पूछूं कि क्योंकि आपके फादर मुराद जी एक बहुत अच्छे जाने माने एक्टर थे और उनकी आवाज़ बहुत ही अच्छी थी, डीप, और आपकी आवाज़ भी बिल्कुल उनके जैसी ही है। आप कभी कभी सुनती हूँ अगर रेडियो पे या कहीं तो उनकी याद आ जाती है। जी। तो फिल्मी फैमिली में आपका बचपन बीता, तो कैसा माहौल था? एक बिल्कुल अलग माहौल था। बिल्कुल फिल्मी बिरादरी जो थी वो परिवार की तरह थी, फैमिली की तरह थी। छुट्टियों में मिलते थे, एक दूसरे के घर जाते थे, खाना खाते थे। एक बिल्कुल एक घर जैसा माहौल था। आज लोगों के पास वक्त नहीं है, लोग बहुत बिजी हो गए हैं। एक शेर है कि इस दौरे तरक्की में क्या किससे मिले कोई, इस दौरे तरक्की में क्या किससे मिले कोई, जब खुद से भी मिलने का एक वक्त मुकर्रर है। अपने आप से मुलाकात नहीं हो पाती आज।
सही बोल रहे हैं आप। वैसे ये सोशल मीडिया ने भी लोगों को काफ़ी बिजी कर दिया हाँ, है। ये तो है, ये तो है। क्योंकि जो थोड़ा सा बचा कुचा टाइम होता था वो अब आप फेसबुक, ट्विटर, ये वो उस पे लगे रहते हैं खुद से। व्हाट्सएप भी। और व्हाट्सएप तो जो बचा बचा टाइम है जी, वो जी, वहाँ चला जाता जी, है। जी, जी। तो आप एक्टिव हैं इन सब चीज़ों पे? हाँ, मैं बहुत एक्टिव हूँ। इसलिए हूँ कि जब हम जवान थे, जब हमारा प्राइम टाइम था, तो ये तमाम चीज़ें थी नहीं। तो आज हम इनका इस्तेमाल करते हैं और इसके ज़रिए हमने पूरी दुनिया में बड़े अच्छे अच्छे दोस्त बनाए हैं। अपनी बात कहने का, दोस्तों की बात सुनने का एक बहुत अच्छा ज़रिया हो गया है ये। जी। लेकिन कहीं ये इस चक्कर में हम अपनी फैमिली से दूर तो नहीं हो जाते कि हमारे पास उनके लिए ही टाइम नहीं है? देखिए, ऐसा है कि डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली कितनी बड़ी है। मेरी बेटी की शादी हो गई है, बेटा आजकल लंदन में है, तो सिर्फ मियाँ बीवी हम दो ही हैं। वो अपने सेल पर अपने दोस्तों से रब्ता कायम करती रहती हैं, मैं अपने दोस्तों से करता रहता हूँ। और एक बहुत अच्छी हम में अंडरस्टैंडिंग है। हम में से कोई भी जो है वो एक दूसरे का मोबाइल चेक नहीं करता। वी डोंट आस्क क्वेश्चंस। वंडरफुल। देखिए, मेरा ये कहना है किरण, शादी का मतलब ये नहीं है कि मियाँ ने बीवी को ख़रीद लिया है या बीवी ने मियाँ को ख़रीद लिया है। हर इंसान को ऊपर वाले ने एक अक्ल दी है, उसे हक है दोस्त चूज़ करने का, उसे हक है अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने का, बशर्ते कि जो ट्रैक है आप उसके बाहर ना जाएं। आपको पूरा हक है पहनने का, ओढ़ने का, खाने का, पीने का, अपने दोस्त बनाने का। जी। ये दोनों को हक है। जी। जी। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे बचपन की और आपकी फैमिली की। तो आपकी फैमिली में से बहुत सारे एक्टर जी आए हैं फिल्म लाइन में। सुनने में आता है जीनत अमान भी आपके हाँ, वो मेरी सगी ममेरी बहन है। अच्छा। मेरी वालिदा लियाकत जहाँ बेगम और जीनत के वालिद अमानुल्लाह खान सगे भाई बहन थे। जी। अच्छा। तो वो मेरी ममेरी बहन है। और सोनम भी आई, वो भी आपकी? जी हाँ, वो मेरी भांजी है। हाँ जी। तो आपकी फिल्म, तो आपके बच्चे लेकिन फिल्म लाइन में नहीं आए। आपका बेटा आना चाहता है या? हाँ, देखिए, अभी कुछ कहूँगा तो बात जो है वो क़ब्ल वक्त होगी। लेट द राइट टाइम कम। तो आपको बहुत अच्छी मैं खबर सुनाने वाला हूँ बहुत जल्दी। वंडरफुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए तो कोई किस्सा सुनाइए बचपन में, कुछ ऐसी यादगार चीज़ जो कि आपके किसी एक्टर के साथ या कुछ गुजरी हो, जो हम जिसे घर ले जा सके साथ में। शुरुआत तो कुछ अच्छी नहीं हुई थी। एक बच्ची थी पड़ोस में, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी और मुझसे बहुत चिढ़ती थी वो। हाँ। जितना मैं प्यार करता था उतना ही वो मुझ पे गुस्सा करती थी। तो एक दिन बैठी थी वो, तो मैं उसके पास गया और मैंने उसे प्यार करने की कोशिश की, तो गुस्से में उसने मेरी नाक काट ली। तो श्री गणेश जो था वो सही नहीं हुआ। शुरुआत सही नहीं हुई। बचपन में ही मैंने अपनी नाक कटवा दी। शायद हो सकता है कि उसे ये पता चला हो कि भाई आगे चल के विलन बनने वाला है, तो अभी से इससे दूर रहो। तो उसने फासला बनाने के लिए उसने मेरी नाक काट ली थी। यहाँ से शुरुआत हुई हमारी, नाक कटवाने से। तो बचपन में कोई रोल किया आपने एज एन एक्टर? नहीं, मेरा क्या था किरण, मैं बड़ा शाई लड़का था, बहुत प्रोटेक्टेड था। मुझसे बड़ी 3 बहनें थीं। 3 बहनों के बाद एक बेटा पैदा हुआ था। तो सब मुझे बहुत प्रोटेक्ट करते थे और स्कूल जाना मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि जो लाड़ प्यार, जो इम्पोर्टेंस घर में मिलती थी वो स्कूल में कौन, हमें कोई घास नहीं डालता था, तो स्कूल हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो मैं ओवर प्रोटेक्शन की वजह से बहुत शाई था और मैं स्टेमर भी करता था, मैं हकलाता भी था। और कुछ लोगों का ये ख्याल था मेरे बारे में कि हल्का सा मैं यहाँ से हिला हुआ हूँ। ओके। हाँ, तो वो उनका ख्याल था। और फिर ज़िंदगी का
सफ़र शुरू हुआ, वाले साहब तो काम करते ही थे। मुझे ऐसा लगता था कि मुझ में कुछ कमियां हैं। जो मुझ में कमियां थीं, उन कमियों का एहसास था मुझे, और एहसास होने के साथ साथ मुझे इस बात का भी एहसास था कि मुझे इन्हें दूर करना है। बिकॉज वन डे, एक दिन मुझे खुद अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। तो बस फिर रफ्ता 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 उन चीज़ों को मैंने दूर करने की कोशिश की। और एक हमारे ख़ानदान में प्रॉब्लम थी किरण, मैथ्स और साइंस में हम सब फेल होते थे। जेनेटिक, वो जेनेटिक है, हाँ। वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है हमें। अच्छा, उस वजह से मैं 6th स्टैंडर्ड में 2 बार फेल हुआ मैथ्स और साइंस की वजह से। जी। और मुझे बहुत ही इज्जत के साथ धक्के देकर स्कूल से निकाल दिया गया। हाँ, माय गॉड। अब 2 बार जो लड़का फेल होगा उसे कहाँ एडमिशन मिलेगा। बहुत कोशिश की कि किसी स्कूल में एडमिशन मिल जाए, तो बस वो देखते ही तमाम दरवाजे हमारे लिए बंद हो जाते थे। बड़ी मुश्किल से मैंने फिर हायर सेकेंडरी किया, और भोपाल में था मैं, भोपाल में पढ़ता था मैं। कुछ मेरा बचपन का हिस्सा रामपुर में गुजरा है। मेरे दादाजी थे जिन्होंने मुझे कभी देखा नहीं था, और उस वक्त उनकी उम्र थी 97 ईयर्स। तो हम लोग चले गए थे दादाजी के पास। वहाँ 3 साल मैंने प्राइमरी एजुकेशन हासिल की रामपुर शहर। अब रामपुर से जब हम मुंबई आए, वहाँ का स्टैंडर्ड अलग था एजुकेशन का, और आप जानती हैं कि मुंबई है। तो कहाँ मैं उर्दू हिंदी मीडियम में था और कहाँ इंग्लिश अंग्रेजी मीडियम। स्कूल से तमाम। सो आई कुड नॉट कोप अप। उस वजह से मैं यानी हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में गया। सो आई कुड नॉट कोप अप। इसी वजह से मैं दो बार फेल हुआ 6th स्टैंडर्ड में। और एक बात मुझे याद है, क्योंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, क्योंकि मैं शाई था, स्कूल में मेरा बड़ा मजाक उड़ता था। मुझे रिडिक्यूल किया जाता था, और टीचर्स का ये फ़र्ज़ था कि मुझे इनकरेज करें, प्रोत्साहित करें, लेकिन वो भी मेरा मजाक उड़ाती थी। तो वो 2 साल मेरे कैसे गुजरे हैं स्कूल में, वो मैं ही जानता हूँ। फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि लोग कमज़ोर को दबाते हैं। एक शेर है कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी। क्या बात, बहुत खूब। लेकिन हम तो गिरे हुए थे, हमें थामा नहीं गया, बल्कि हमें कुचला गया। और वो मेरी ज़िंदगी के 2 बदतरीन साल हैं जो मैं कभी भूल नहीं सकता। फिर मैंने सोचा कि रज़ा मुराद, और नहीं, बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं, अब तुमको बदलना है, अब तुमको कुछ करना है, अब तुमको कुछ करके दिखाना है। एंड यू हैव टू प्रूव एवरीबडी रॉन्ग, जो तुम्हें बिल्कुल ही गया गुजरा समझता है। वहाँ से फिर थोड़ी हम में तब्दीली आई। फिर हमने रेडियो स्टेशन पे हमने प्लेस करने शुरू किए एज ए कैजुअल आर्टिस्ट। वहाँ भोपाल में हमारी मुलाकात जया भादरी से हुई। वो भी स्टूडेंट थी, मैं भी स्टूडेंट था। हम दोनों ने एक ही साल हायर सेकेंडरी किया था वहाँ से। फिर वो 68 में पूना चली गई इंस्टीट्यूट। मेरे वाले साहब ने भी कहा कि बेटा, हमारे ज़माने में कोई एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं थे, लेकिन आज अगर कोई ऐसी फैसिलिटी है तो तुम उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? तो 1 साल लेकिन मुझे रुकना पड़ा, क्योंकि मैं अंडर एज था। तो 1969 में मुझे वहाँ दाखला मिला, और दाखला बिल्कुल जो भी औपचारिकता होती है, क्रेडेंशियल्स पे मिला आपको, जी, आपके जी, फादर जी। की वजह से नहीं? नहीं, उनकी वजह से नहीं मिला। तो वहाँ से फिर ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया।
देखो क्या है किरण के, और भी जितने स्कूल कॉलेजेस होते हैं, बच्चे बंक करके फिल्में देखने जाते हैं। वहाँ तो हमारी क्लासेस में हमें फिल्में दिखाई जाती थी। फिल्म देखना जो है वो हमारी क्लासेस थी, तो इससे अच्छा तो इंस्टीट्यूट हमारे लिए था ही नहीं। लेकिन बहुत कुछ सीखा। हमारे प्रोफेसर रोशन तनेजा साहब ने बड़ी अच्छी हमको तरबियत दी वहाँ पे। और किरण एक बड़ा अच्छा ज़माना था जब हमने वहाँ से पास आउट किया। हमारे बहुत से सीनियर्स बहुत अच्छी जगह अपनी बना चुके थे। असरानी साहब, सुभाष घई, शत्रुघ्न सिन्हा और पेंटल साहब, जया भादरी, डैनी, अनिल धवन, माय गॉड, इतने सारे। निश्चल। उफ, हाँ, तो इन्होंने हमारे लिए रास्ते खोल दिए। इसके बारे में हम बात ज़रूर करेंगे आगे, लेकिन इस वक्त हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं किरण जुनेजा और आज हम बात कर रहे हैं रज़ा मुराद जी से। तो आप FTII की बात कर रहे थे कि इतने बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं वो FTII से बाहर निकले और उन्होंने आपके लिए एक रास्ता बना दिया। फिर क्या हुआ? बस फिर हम आए, मुंबई आए, BR इशारा साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि कुछ करते हैं आपके लिए। तो एक फिल्म शुरू कर रहे थे, एक नज़र, जिसमें अमिताभ बच्चन और जया भादरी ऑलरेडी साइन थे। और जो रोल मुझे ऑफर हुआ उसमें वो शत्रुघ्न सिन्हा साहब कर रहे थे, लेकिन वो इतने बिजी हो गए थे कि उनके पास वक्त नहीं था। तो 28 जुलाई 1971 को मैंने पहला शॉट दिया था, मुझे अच्छी तरह याद है। और उसके बाद फिल्म ज़्यादा नहीं चली, लोगों को मेरा काम अच्छा लगा। क्या होता है किरण कि जब फिल्म चलती है तो सब कुछ चलता है, फिल्म नहीं चलती, फिर दोबारा से मुझे फ्रॉम द स्क्वायर बैक टू स्क्वायर वन, फिर मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। तो इसमें आपका रोल कैसा था? उसमें मेरा एक रोल था जया भादरी के भाई का, जो इतना इंसाफ पसंद वकील है कि उसे ये पता चलता है कि उसकी माँ शादी से पहले ही माँ बन गई थी और एक लव चाइल्ड था जिसका ताल्लुक इस केस से था, तो वो अपनी माँ को भी कटहरे में लाके खड़ा करता था। तो बड़ा एक उसूल पसंद लॉयर का रोल था। लेकिन रज़ा जी, आपको कहीं एक टाइप, थोड़ी देर के लिए एक ब्रदर्स के रोल में कुछ टाइप से हो गए थे, बहुत सारे ब्रदर्स रोल आपको मिलने लगे। हाँ, नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया जी, इसका मैं जवाब देता हूँ। देखो किरण, क्या है, अगर मुझे अच्छे रोल नहीं मिले शुरू में तो मैं किसी को कसूरवार नहीं मानता। ना मेरी फिजिक रंजीत की तरह थी, ना मैं शत्रुघ्न सिन्हा जैसा कॉन्फिडेंट था, ना विनोद खन्ना जैसी मेरी पर्सनैलिटी थी, ना शक्ति कपूर जैसे मेरे गुड लुक्स थे, ना मुझ में प्रेम चोपड़ा जैसी वो जो एक एलीट क्लास के लगते हैं वो लुक नहीं थे। तो मैं एक चूचू का मुरब्बा था। ना मैं हीरो लगता था, ना मैं विलन लगता था। तो ये मेरे साथ हुआ और मैं किसी को भी इसमें जो है ब्लेम नहीं, कसूर मेरा था, गलती मेरी थी, कमियां मुझ में थी, इस वजह से मुझे काम नहीं मिल रहा था। मिला मतलब नमक हराम एक फिल्म थी जिसमें मैंने शायर का रोल किया था, पर वो तो बहुत अप्रिशिएट हुआ था वो रोल। हाँ। उसमें क्या था किरण के गुलजार साहब की बदौलत मुझे वो रोल मिला था। और ऋषिदा ने मुझसे एक बात कही थी, उन्होंने बोला, रोजा, वो हिंदी बंगाली एक्सेंट में बोल, रोजा, ऐसा रोल लॉकी एक्टर को 20 साल में मिलता है, अनलॉकी एक्टर को कभी नहीं मिलता है। और ये रोल तुम्हारा पब्लिक को 10 साल तक याद रहेगा। 10 क्या, उस पिक्चर को 43 ईयर्स हो गए हैं, लोग आज भी उस रोल को याद करते हैं। उसमें क्या था किरण के, एक बहुत सूटेबल रोल हो गया था फिजिक की वजह से, एक बीमार टूटा हुआ शायर,
और कुछ शेर व शायरी थी उसमें, तो शेर व शायरी का भी मुझ में शुरू से शऊर रहा है, तो वो चीज़ें मेरे काम आ गई। मेरे वालिद साहब बहुत अच्छा कहते थे, तो उन्हें मैंने कई बार पढ़ते हुए सुना है, तो मैंने उन्हीं की नकल की। जिस तरह वो पढ़ते थे तो वो बात बन गई। लेकिन हर रोल तो हर ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। एप्रिसिएशन मिली लेकिन काम नहीं मिला। लेकिन कमाल ये है कि ऐसे ब्रदर के रोल में टाइप हो जाने के बाद आपको साथ साथ विलन के रोल भी मिलने लगे। तो ये कैसे हुआ कि ब्रदर एक तरफ बहुत ही अच्छा भाई और जो भी कैरेक्टर, और यहाँ आप विलन का रोल कर रहे हैं? ये किरण, मैं तो ये कहूँगा कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। 1980 में राज कपूर साहब प्रेम रोग की कास्टिंग कर रहे थे। 3-3:30 बजे रात को उन्होंने अपने प्रोडक्शन मैनेजर को फोन किया। कहने लगे, ऋषि ने एक फिल्म बनाई थी मजदूरों की प्रॉब्लम पर, फिल्म का नाम उन्हें याद नहीं आ रहा था, जिसमें एक लड़का था, शायर बना था, लंबा सा भारी सी आवाज वाला, उसको लेकर आओ। मेरा नाम भी नहीं मालूम था उन्हें, फिल्म का नाम भी याद नहीं था। 1973 में नवाक्राम लगी थी, कास्टिंग हो रही थी 1980 में, 7 साल के बाद। देन डब्बू ने कहा, पापा फॉर विच रोल? He said, ठाकुर वीरेंद्र प्रताप। Dad, what's wrong with you? He won't suit into that character. वो बहुत तेज थे। डब्बू साहब, मुझे करने दीजिए जो मुझे करना है। बहुत से लोगों ने मुखालिफत की। और किरण, बात तो यही है कि जब आप चढ़ रहे होते हैं तो हर इंसान आपको सलाम करता है, और जब आप डाउन होते हैं, नीचे होते हैं, तो हर आदमी आपको कुचलना चाहता है, गिरे को और गिराना चाहते हैं। सब ने मेरी मुखालिफत की, उनके तमाम बेटों ने की। उनका नहीं, उनको लेकर आई। और उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी किरण। पहला जो जुमला उन्होंने मुझसे कहा कि रज़ा साहब, इस किरदार के लिए सिर्फ आप हमारे जहन में हैं, हमारी अब तक कोई सेकंड चॉइस नहीं है। आप अगर मना करेंगे तो हम किसी और के बारे में सोचेंगे। ये कह रहा था राजा भोज गंगू तेली से। और पहले दिन जब हम सेट पर पहुंचे मैसूर में, तो शॉट की तैयारी हो रही थी। ही सेड, लाइट्स ऑफ, सब नीचे आइए। पूरे यूनिट को उन्होंने कतार में खड़ा किया और सबसे उन्होंने मेरा परिचय कराया। ऐसा लग रहा था जैसे एक हेड ऑफ द स्टेट आया है और दूसरा हेड ऑफ द स्टेट जो है वो अपने कैबिनेट के मंत्रियों से परिचय करा रहा है। इतनी उन्होंने मुझे इज्जत दी। उसके बाद पहले शेड्यूल के बाद उन्होंने रशीद बनवाए। फिर उन्होंने जिसने मेरी मुखालिफत की थी सबको बुलाया। उनका, देखिए, आप सब कह रहे थे कि रज़ा साहब सूट नहीं करते, अब बताइए इनसे ज़्यादा कोई इस रोल में सूट कर सकता है? एंड एवरीबडी वॉज एस्टोनिश्ड। एक हल्की सी मुझे मूंछ दी थी उन्होंने, और वो जो प्रिचीज होती है, वो हाई बूट्स होते हैं, जैकेट होती है। किरण, वाकई मैं तुम्हें ये बताता हूं कि पहली बार जब मैं वो मूंछ लगाकर और वो ड्रेस पहनकर मैंने आईने में अपने आप को देखा, तो मैं अपने आप को पहचान नहीं पा रहा था। मुझे एक अलग इंसान लग रहा था। तो वहां से किरण, तकदीर ने जो है पलटा खाया। राज कपूर, एशिया का सबसे बड़ा शोमैन, आपको मेन विलन लेता है। उसके बाद फिर राम तेरी गंगा मैली बनाता है, उसमें भी वो आपको लेता है। उसके बाद फिर कतार लग गई। और ऐसा हुआ, मैं 18 घंटे काम करता था। सुबह 7 बजे निकलता था, कभी रात के 1 बजे आ रहा हूँ, कभी रात के 2 बजे आ रहा हूँ। एक दिन मेरी माँ रोने लगी, कहने लगी, बेटा इतना काम क्यों कर रहा है तू? अपनी, मेरी शादी नहीं हुई थी, क्यों कर रहा है तू इतना काम? मैं बिया कहता था अपनी माँ को। मैंने कहा, बिया, 18 साल ट्रेन लेट हो गई,
उसको मैं उस टाइम को मैं कवर करना चाहता हूँ। हाउ स्वीट। मुझे कवर करने दीजिए। और मैंने कहा ये आपको याद है ना, हमने ज़िंदगी में कितनी दिक्कतें झेली हैं, कितनी हमने मुश्किलें उठाई हैं, आज आराम भी हम लोग साथ उठाएंगे। So sweet. वहाँ से फिर दिन रात, और यही हुआ। मेरे बच्चे हुए तब भी मैं काम करता रहा। सुबह निकलता था तो वो सो रहे होते थे, रात को मैं जब आता था तो भी सो रहे होते थे, बच्चों से मुलाकात नहीं हो पाती थी। वो मैं तरसा हुआ था किरण। 14 साल का मेरा वनवास पूरा हो रहा था। उसके लिए दिन रात मैंने काम किया। ये हुआ। ब्यूटीफुल। रजा जी, आपने दिल को छू लेने वाली बात कह दी, लेकिन यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है। मैं हूँ किरण जुनेजा और आज हम बात कर रहे हैं रज़ा मुराद जी से। तो रज़ा जी, एक बात मुझे बताइए, आप लक या फेट में विश्वास करते हैं? बहुत ज़्यादा किरण। मैं समझता हूं कि इंसान की लक, इंसान के कर्म और इंसान की सलाहियत, टैलेंट, तीन चीजें अगर आपके पास हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लक इंसान को कहां से कहां ले जाती है, ऊंचाई तक, बुलंदियों तक ले जाती है, लेकिन उस पर कायम रहना जो है वो और आता भी है, आपके मुश्किल है। कर्म से आता है। एक शेर है कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों तक पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों तक पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों तक ठहरना कमाल होता है। उसको मेंटेन करना और भी मुश्किल है। तो बात है कर्म की। कर्म से मुझे याद आया कि 6th स्टैंडर्ड में एक लड़का था जो मुझसे उम्र में बड़ा था, फिजिक्स में मुझसे बहुत तगड़ा था, और मुझे क्लास में वो बहुत दबाता था, बहुत बुली करता था, बहुत मजाक उड़ाता था मेरा, और मेरा दिल रोता था क्योंकि मैं उससे कमज़ोर था जिस्मानी तौर पे भी। कर्म ये होते हैं किरण कि एक दिन मैं जा रहा था गाड़ी से, सिग्नल पे गाड़ी रुकी मेरी, और एक भिखारी आया मेरे पास। उसने हाथ यूं किया, आंखें अंदर धसी हुई, चेहरा एकदम मुरझाया हुआ, लंबी उसकी दाढ़ी। कहता है, आर यू रज़ा मुराद? आई सेड यस। तुम मेरे क्लास में थे? मैं उसका नाम नहीं लूंगा। मैं उसे पहचान गया, उसकी बहुत लंबी नाक थी। मैंने कहा तुम वो हो? कहने लगे हाँ। कहने लगे कुछ पैसे दे दो, मेरे पास खाने को नहीं। वो लड़का सड़क पर भीख मांग रहा था। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, किसी और को मैं ब्लेम नहीं करता, वो आपके कर्म होते हैं। फिर मैंने उसके बारे में पूछा, अपने एक पुराने क्लासमेट से पूछा। कहने लगे वो ड्रग एडिक्ट हो गया था, इसलिए घर वालों ने भी उसे निकाल दिया। तो ये आपके कर्म है, ये खराब तकदीर नहीं है। ये खराब आपके जो कर्म है उसकी वजह से आज आप चौराहे पर खड़े होकर आप भीख मांग रहे हैं। ये तकदीर नहीं है। बिल्कुल, आई एग्री। अच्छा रज़ा जी, हमने आपकी आवाज़ की बात की थी शुरू में, तो एक्टिंग के अलावा आपकी इतनी अच्छी आवाज़ है, आपने इस आवाज़ को कहाँ कहाँ और कैसे यूज़ किया? किरण, जब मैं स्ट्रगल करता था तो अक्सर वॉइस ओवर के लिए लोग आते थे मेरे पास। एक फिल्म थी, उसके लिए उन्हें शुरू में वॉइस ओवर चाहिए था, तो उसमें मैंने वॉइस दी। फिर एक विठल साहब थे, उन्होंने कुछ फैमिली प्लानिंग पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, तो उसमें मैंने आवाज़ दी और 50 रुपये मुझे
उसकी फीस मिली। और जो फिल्म में मैंने वॉइस ओवर दिया था, फिल्म का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें मुझे 150 रुपये मिले थे। तो इस तरीके से करके और जॉब्स करके मैं कुछ पैसे कमा लेता था। फिर वो लोग दोबारा मेरे पास आते थे, तो मैंने काफ़ी वॉइस ओवर्स दिए अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में। उससे क्या था कि कुछ मेरा गुजारा हो जाता था। अपने अब्बा से बार बार पैसा मांगना भी जो है अच्छा नहीं लगता था। तो मैं कुछ ना कुछ ये वॉइस ओवर करके मैं कुछ आई यूज्ड टू मेक द टू एंड्स मीट, बट इन ए वेरी डिफ़िकल्ट वे। वो मैं वो काफ़ी मैंने किया। अच्छा, आप एक्टिवली बहुत सोशल वर्क करते हैं, मुझे ये मालूम है, कई एरियाज़ में काम करते हैं। लड़कियों के लिए आपका क्या सोचना है, जो ये गर्ल चाइल्ड है, और इतना हम आजकल मोदी जी तो बहुत एक्टिवली इन चीज़ों पे जोर दे रहे हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग, प्रोग्रेसिव है। आपका क्या कहना है? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हज़ारों सालों तक हमारे देश में लड़कियों को दबाया गया, उन्हें तालीम नहीं दी गई कि इनकी तो कल शादी हो जाएगी। उसके अलावा लड़की का पैदा होना जो होता था वो बहुत ही अपशगुन माना जाता था। और एक किस्सा भी मैं आपको सुनाऊंगा इस पे। आज तो सिनारियो बदल गया है, लड़कियों को तालीम मिलनी शुरू हुई, उन्हें मौका मिला ज़िंदगी में आगे आने का। और आज आप देखिए, लड़कियां हर फील्ड में लड़कों से आगे हैं। जब एसएससी के रिजल्ट्स आते हैं तो ज़्यादा परसेंटेज लड़कियों का होता है उसमें। देखिए, एक लड़की ही हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी, श्रीमती इंदिरा गांधी। और अब आप आ जाइए स्पोर्ट्स में। रियो ओलंपिक्स में आप देख लीजिए क्या हुआ। इतनी बड़ी कॉन्टिंजेंट गई थी, जिन लोगों से उम्मीदें थी कि ये मेडल लेकर आएंगे, कोई मेडल नहीं ला पाया सिवाय 2 लड़कियों के, पीवी सिद्धू और मलिक, साक्षी मलिक। और एक बेचारी बच्ची दीपा कर्माकर, वो पहली बार हमारी एक बच्ची उसमें गई थी, जिम्नास्टिक्स में गई थी। तो वो भी बस विस्कर से मिस कर गई, मेडल मिस कर गई। लेकिन इतना अच्छा उस बच्ची ने परफॉर्म किया। गरीब बच्ची, जो उसकी वो जो एक हॉर्स होता है जिससे आप पलटते हैं अपने आप को, वो बेचारी स्कूटर की सीट से वो प्रैक्टिस की उसने। तो लड़कियां जो हैं, पीवी सिद्धू, साक्षी मलिक, ये दीपा कर्माकर, इन्होंने नाम पैदा किया, इन्होंने हमारा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। तो लड़कियां किसी भी फील्ड में आज लड़कों से कम नहीं है। और एक बात और है किरण, कि जब लड़की घर में आती है, मैंने अक्सर देखा है कि जिन घरों में सिर्फ लड़के होते हैं, कुछ बरकत वहां कम लगती है, कुछ ऐसा लगता है कि इस घर में कुछ कमी है, एक ड्राइनेस होती है, रूखापन। यू आर राइट, रूखापन। एक लड़की के आने से एक माहौल में एक सॉफ्टनेस आती है। और बेटी के पैदा होने से एक बाप के अंदर की भी जो ममता होती है वो जागती है बेटी के पैदा होने से। तो बेटी तो एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि ऊपर वाले का वरदान है। और बेटी के बगैर तो आप इस दुनिया की आप एक चीज़ मिस कर रहे हैं आप, अगर बेटी नहीं है। बेटी नहीं है तो कितनी ज़रूरत होती है बेटियों की। मेरे भी एक बेटी है। आई नो, आपने बताया जो अमेरिका में है। अच्छा, आप ये बताइए, आप वापस आपकी आवाज़ पे आते हैं। तो आपकी इतनी अच्छी आवाज़ है, आपने कई फिल्मों में ऐसे डायलॉग्स बोले हैं जो कि लोग बाद में रिपीट करते हैं और उनकी बहुत एक वैल्यू रही है ओवर द इयर्स। तो हमें कोई ऐसा अच्छा सा डायलॉग अपने फिल्म का सुना दीजिए। कुछ पंच लाइन वाला सुनाऊं? हाँ बिल्कुल। फिल्म थी
हमसे ना टकराना। तो धर्म जी को मैंने बांधा हुआ है, धर्मेंद्र जी को। तो वो बेहोश हैं, मैं कुछ पानी डालता हूँ उनके मुंह पे, तो जैसे उन्हें होश आता है कहते हैं, कुत्ते तूने शेर को बांधा हुआ है, एक बार मेरे हाथ तो खोल दे कुत्ते। मैं कहता हूं कि माना अजीत सिंह कि तुम शेर हो और हम कुत्ते, मानते हैं कि तुम शेर हो और हम कुत्ते, लेकिन कभी कभी कुत्तों के भी दिन आते हैं। तो इस पे बड़ी तालियां, विलन के डायलॉग्स पे भी तालियां पड़ती थीं, इस पे भी पड़ी। एक जमाने में क्या था किरण के विलन को सिर्फ उसके किरदारों के हिसाब से तोला जाता था। फिर जमाना बदला, विलन्स ने डांस करना शुरू किया, विलन ने रोमांस करना शुरू किया। आजकल तो हीरो विलन्स होते हैं वेरी ऑफन, विलन और हीरो में अब हाँ, कोई ऐसा कोई अंतर रह नहीं गया। ऐसा है किरण के जो एक ट्रेडिशनल विलन था वो तो आज खत्म हो गया। खत्म हो गया। रजा जी और बहुत सारी बातें करनी है आपसे, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण जुनेजा और आज हम बात कर रहे हैं रजा मुराद जी से। तो रजा जी, मुझे मालूम है कि आप बहुत सारी सोशल सर्विस करते हैं और आप फ्री में एक्टिंग क्लासेस भी देते हैं। किन लोगों को ये क्लासेस देते हैं और फ्री में क्यों देते हैं? क्या है किरण के कुछ लोगों ने इस पेशे को बदनाम किया हुआ है। मैं ये तो नहीं कहता कि सारे एक्टिंग क्लासेस बोगस हैं, 2-3 अच्छे भी हैं। बहरहाल कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ बच्चों के जज्बात का, उनकी एम्बिशंस का गलत फायदा उठाते हैं। सिर्फ दे आर मनी मेकिंग रैकेट्स। सिखाना विखाना जो है उनके एजेंडा में नहीं है। पैसा कमाना है या पैसा ऐंठना है या बटोरना है। मैं ये सोचता हूं किरण कि जो भी थोड़ा बहुत आज तक मुझे आया है, मैंने भी इंस्टीट्यूट से तरबियत ली है। मुझे अगर ऐसा लगता है कि कोई डिजर्विंग है जो फीस नहीं दे पा रहा है, या अगर किसी को थोड़ा ग्रूम करके उभरा जा सकता है, तो व्हाई नॉट। तो मैं उन बच्चों को घर पे बुलाता हूं, उन्हें डिक्शन के पीसेस देता हूं, उन्हें कुछ सिचुएशंस देता हूं, और घर में ही मैं उनको। तो ये बच्चे आपके पास आते कहाँ से? उनको कैसे पता चलता है कि आप क्लासेस देते हैं? इज इट वर्ड ऑफ माउथ? लोगों को पता है। हाँ, वो क्या है, एक माउथ टू माउथ, वर्ड ऑफ माउथ से हाँ, हो जाती है। एक बच्चा दूसरे से कहता है, दूसरा तीसरे से कहता है, फिर उनका फोन आता है मेरे पास। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये डिजर्विंग है, मुस्तहिक हैं, तो मैं उनको बुलाता हूँ। और सोशल सर्विस मैं पैसे नहीं लेता। ओके। मैं पैसे नहीं लेता। और ये सोशल सर्विस जो आप करते हैं वो क्या करते हैं? देखिए, मैं बहुत से NGO से जुड़ा हुआ हूँ। विकलांग बच्चे, यतीम बच्चे, वो बच्चियाँ जो पैसों की कमी की वजह से तालीम हासिल नहीं कर पाती हैं, उनके लिए, उनके स्कूल्स के लिए मैं फंड इकट्ठा करता हूँ। तो ये मैं काफ़ी करता हूँ, प्रयास करता हूँ। देखो किरण, मेरा ये मानना है कि जो कुछ भी मुझे मिला है, इस समाज ने मुझे दिया है, तो मुझे ये साथ लेकर नहीं जाना है। ये हुनर भी मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाना है। ये नाम भी मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाना है। जो मैंने पाया है वो मुझे यहीं बांटना है। आई वॉन्ट टू पे बैक। सोसाइटी को मैं जितना दे सकता हूँ, मुझे जो मिला है उतना तो मैं दे ही नहीं सकता, 7 जन्म में नहीं दे सकता, लेकिन जितना भी दे सकता हूँ, मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, जो विकलांग हैं, उनके लिए जितना कर सकता हूं मैं करता हूं। अपने दोस्तों से करवाता भी हूं। और एक ऐसा स्कूल है जहां बहुत सी गरीब बच्चियां इसलिए तालीम हासिल नहीं कर पाती हैं कि उनके पास
यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं होते, उनके बुक्स पास के लिए पैसे नहीं बुक्स होते। के नहीं होते हैं। तो उन स्कूल्स में मैंने कंप्यूटर भी लगवाए हैं। ये कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, आप पूछ रही हैं, जी। मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही है, क्योंकि सही नियत तो होती है कि आप दाएं हाथ से करें तो बाएं को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन मैं करता हूं, इससे शायद कुछ और लोग भी मुझसे प्रोत्साहित होकर आगे बढ़ें, मेरे पास आएं। तो ये काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये करके जो दिल को सुकून हासिल होता है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। रज़ा जी, आपने बहुत सारी लैंग्वेजेस में काम किया है, कितनी लैंग्वेजेस में काम किया है आपने? सब मिला के 19। 19, लेकिन सबसे ज़्यादा आपने पंजाबी फिल्मों में काम किया जी। है। हाउ कम? किरण, ऐसा था कि जब मेरा लीन पीरियड चल रहा था तो एक पिक्चर आई मेरे पास, जी। कोई और काम वाम तो था नहीं, तो रट्टा मार मार के मैंने डायलॉग याद किए। उसमें मेरा काम लोगों को अच्छा लगा, फिल्म भी अच्छी चल गई। उसके बाद लाइन लगी मेरे पास पंजाबी फिल्म, हालांकि बहुत कम पैसे मिलते थे, लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो मैंने सब मिला के आई डिड अबाउट 32-34 फिल्में की मैंने। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक जो चैनल है PTC, जी। उन्होंने पंजाबी फिल्म्स के अवार्ड्स अनाउंस किए, हाँ, और पहला जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था वो वो मुझे आपको मिला। मिला। और उसमें मुबारक। सबसे अच्छी बात ये थी कि एक नॉन पंजाबी जी। को आप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हैं पंजाबी फिल्मों को, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर था। इट इज़ नेशनल इंटीग्रेशन बोलिए जी, उसको। जी। अब शो ख़त्म तो हम ऐसे कर नहीं सकते आपसे कुछ अच्छे डायलॉग सुने बगैर, तो 2-4 अच्छे से डायलॉग्स अपनी फिल्म्स के फिर सुना दीजिए ना हमें। नमक हराम के कुछ शेर सुना दूं? बिल्कुल। एक ही बात है बंधु, दे जाम या गम दे हमको, शराब भी पी जाती है और आंसू भी पिए जाते हैं। जिगर की चोट है ए दोस्त, दोहराई नहीं जाती, लपट है आग की होंठों पे फिर लाई नहीं जाती। फुटपाथ हर सड़क की है आशियां हमारा, फुटपाथ हर सड़क की है आशियां हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। हाथ पड़ते हैं कहीं पांव कहीं पड़ते हैं, हाथ पड़ते हैं कहीं पांव कहीं पड़ते हैं, सबकी है हमको खबर अपनी खबर कुछ भी नहीं। और किरण, एक ऐसा शेर है उसमें, आज भी मैं स्टेज पे जाता हूं या किसी महफिल में जाता हूं तो लोग इसरार करते हैं कि मैं वो सुनाओ। वो शेर सुनाऊं। वो शेर है कि जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग, जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग, मरने की आरजू में जिए जा रहा हूं मैं। क्या तो इस शेर की बहुत फरमाइश होती है आज भी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। आपने टेलीविज़न में भी बहुत काम जी। किया है, तो टेलीविज़न का आपका कोई ऐसे मेमोरेबल रोल या कोई ऐसी फेवरेट सीरियल जो आपने की हो? टेलीविज़न मैंने बहुत किया है, और अजीब बात यह है कि एक सीरियल में मैंने अकबर का रोल किया, दूसरे में मैंने जहांगीर का रोल किया, तीसरे में मैंने शाहजहां का रोल किया, और अब मैं एक सीरियल में औरंगजेब का रोल कर रहा हूँ। चार पीढ़ियों के रोल में एक ही खानदान के कर चुका हूँ। अकबर, जहांगीर। आपकी आवाज़ ऐसी है ना, तो लगता है कि शाहजहां। एक किंग बात हाँ, कर रहा आवाज ही हो। कल्प्रिट है मेरी, आप सही करें। अच्छा, जी, जी। चलिए अब हम जाते हैं रैपिड फायर पर, जिससे मैं आपको कुछ 10 सवाल पूछने वाली हूँ, अच्छा, और आप उनके मुझे एक एक लाइन में या एक वर्ड में जवाब देंगे। फिल्म क्या देखकर साइन करते हैं आप, स्क्रिप्ट या डायरेक्टर? आप भूखे से पूछ रही हैं कि तुम्हें खाना कौन सा पसंद है। मुझे तो काम की भूख है, जो मुझे मिल जाता है, जो मेरे पास आता है मैं उसको ग्रैब कर लेता हूँ। ओके। आप किस तरह के रोल ज़्यादा पसंद करते हैं? क्रीम रोल के अलावा कोई भी रोल हो।
अच्छा, कौन सा खाना बहुत अच्छा लगता है आपको? बीवी के हाथ का। मुगलाई। पार्टियों में जाना पसंद करते हैं या घर पे आराम करना? घर पे आराम करना। सुबह कितने बजे उठते हैं? 6:30। रियली? तो रात को अगर शूटिंग वगैरह लेट हो जाए या पार्टी हो तो तो फिर भी क्या 6:30 करते हैं? बजे आँख खुल जाती है। कौन सी फिल्म बार बार देखना पसंद करते हैं? राम तेरी गंगा मैली। ब्यूटीफुल फिल्म। जिंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी कब हुई? बाप बनने पर। Okay. कोई ऐसी घटना जो आपको कभी भूल नहीं सकती? हाँ, एक लाइन में तो जवाब नहीं दे सकता नहीं, उसमें थोड़ा। इसका नहीं दे सकते। प्रेम रोग के सेट पे पद्मनी कोल्हापुरी की मैंने जान बचाई थी। क्या हुआ? वो उन्हें बांधा हुआ था एक खंबे से और चारों तरफ आग थी। आग जला दी गई थी। जी। तो एक तरफ ऋषि कपूर यूं बंधे थे और उनके पीछे पद्मनी बंधी हुई थी। तो मैं जाता हूं पद्मनी को छुड़ा के ले जाने के लिए, वो अलग ही नियत से ले जाता हूं उसे। तो क्या था कि एक रस्सी जो है वो थोड़ी लूज बनी हुई थी, तो एक रस्सी जब मैंने खोली तो उस तरह से जाके उसे ऋषि से लिपटना था, लेकिन क्योंकि रस्सी ढीली थी तो वो खुल गई और वो जलती हुई आग में गिर गई। कुछ लपटें थी 15 फीट ऊंची। Oh my तो God. एक चिता जैसे होती है, वो बिल्कुल ऐसा लगा कि किसी को चिता पे लिटा दिया है। और पता नहीं कहां से मुझ में ताकत आई, मैंने कुछ ना परवाह करते हुए मैं उस आग में कूदा। अंदर मैंने हाथ डाले और मैंने जोर से उसको बाहर फेंका आग से। अब लक ऐसी थी क्योंकि मैंने सूट पहना हुआ था, तो उसकी फायर की आंच मेरे हाथों पर आई नहीं और ये 1 सेकंड में सब कुछ हो गया। और लोगों की चीखें मुझे सुनाई दी और सब कैमरे से कुछ 25-25, 30-30 फीट दूर थे, तो किसी का आना भी जो था वो मुमकिन नहीं था। और पहली चीज जो पद्मनी को मैंने वहां से फेंका, पहली चीज उसने बाल देखे कि मेरे बाल तो नहीं जले और खराश तक नहीं आई उसे। ये बोलते हैं, ये इसे मैं चमत्कार कहूंगा। वो जलती हुई चिता पर जैसे कोई लेट जाता है वैसे मैंने देखा उसे, और डैमेज कहीं पर भी नहीं हुआ। खराश तक नहीं आई। वेरी लकी। एंड लकी है कि उन्होंने सिंथेटिक साड़ी वाड़ी नहीं पहनी हुई थी। हाँ, वो पता नहीं कॉटन होगी मेरे ख्याल में, बिकॉज़ हाँ, तो वो सिंथेटिक तो बिल्कुल ही। महीने में कितने दिन छुट्टियां करना पसंद करते हैं? जितनी छुट्टियां थी मेरे नसीब में मैं वो मना चुका हूं। अब तो मैं अगर 30 दिनों का महीना है तो मैं 31 दिन काम करना चाहता हूं और फरवरी में मैं 29 दिन काम करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत छुट्टियां मना ली हैं। अब भी दिल चाहता है कि सुबह उठकर काम के लिए निकला जाए, क्योंकि शाम को जब काम करते हैं, लिफाफा लाते हैं, तो लिफाफा देखकर बीवी के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आती है। कामयाबी के लिए मेहनत ज़रूरी है या किस्मत? दोनों। तीनों, मेहनत, किस्मत और टैलेंट। चलिए, बहुत अच्छे जवाब दिया आपने। अब तो रज़ा जी, आप प्लीज़ तकलीफ़ करके यहाँ आ जाइए। जी। एक छोटा सा कुछ हमारे शो के बारे में लिख दीजिए और साथ साथ आपके ऑटोग्राफ। ज़रूर ज़रूर।